चलिए, तो अब हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में पहला पॉइंट यही है कि ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका हैं। इल्तुतमिश की बेटी थी और यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका हैं। देखिए, इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो राजा बन गया। पर इल्तुतमिश जब जिंदा था तो इल्तुतमिश ने क्लियर ये बात कही थी कि हमारे बेटे नाकारा हैं और अच्छी भाषा में कहें तो अयोग्य हैं। और अयोग्यता आप जानते हैं एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है मिर्जापुर में, ठीक है। तो भैया ये अयोग्य थे और अयोग्य होने के बाद भी रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन गए। अब जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने तो रजिया ने कहा कि देखिए, मेरे पिता चाहते थे कि मैं यहाँ का अगला सुल्तान बनूं और अगली सुल्तान मुझे बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो रजिया सुल्तान लोगों के बीच में लाल कपड़े पहन करके चली गई और उसने लोगों से न्याय की उम्मीद की। तो लोगों के समर्थन से अंततः रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। लेकिन 4 साल का छोटा सा कार्यकाल उसे मिला, 5 साल का छोटा सा कार्यकाल उसे मिला, पर यह भी उसके लिए कांटों के ताज के समान था। क्योंकि जो अमीर दरबार में थे, अमीर का मतलब अधिकारी जो दरबार में थे, उन्होंने कभी भी रजिया को सही तरीके से काम नहीं करने दिया। आइए जानते हैं। तो रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, ये पहला काम किया, और पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनकर, चोगा मतलब काबा हो जाएगा, कुलाह मतलब टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से आने लगी। इस प्रकार का कुछ एक गेटअप हुआ करता था। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत बस नाम रखें आप, याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। अमीर ए आखुर जो है, जो अश्वबल होता था, जो घोड़ा वाला जो जगह होती है ना, अस्तबल जिसको हम बोलते हैं, तो अस्तबल का जो प्रमुख होता था उसे अमीर ए आखुर कहा जाता था। तो याकूत नाम के एक व्यक्ति को इसने अमीर ए आखुर नियुक्त किया, अर्थात अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है। गैर तुर्कों को, चूंकि वो तुर्क नहीं था, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण अमीर रजिया के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को बिठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल में कर दी गई। कहा जाता है कि कैथल में, देखिए, अल्तुनिया और रजिया दोनों दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे। जैसे ही ये दोनों वापस आ रहे थे, हरियाणा के कैथल के पास इन्होंने एक कैंप लगाया था। उसी कैंप में दोस्तों, जब रजिया रेस्ट कर रही थी तो आजू बाजू से गुंडों ने घेर लिया और वहीं से एक कहावत भी फेमस हो गई कि रजिया गुंडों में घिर गई। और अंततः 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो रजिया सुल्तान के बारे में एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट, 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला फैक्ट ये है कि ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका है, और दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट यह है कि इनकी मृत्यु हरियाणा में कैथल के पास हुई थी। हरियाणा के कैथल वाले इलाके में इनकी मौत होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की बात करते हैं। अगले शासक का नाम है नसीरुद्दीन महमूद। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 साल तक सुल्तान बना रहेगा, 1246 से लेकर के 1266, तो 20 साल तक नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नाम मात्र का सुल्तान रहेगा और यहां से कहानी शुरू हो जाएगी गियासुद्दीन बलबन की, जिसे लौह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है, जिसे आयरन और ब्लड की पॉलिसी के लिए जाना जाता है। तो बड़ा ही ना शरीफ आदमी है, भयंकर ही शरीफ आदमी, बिल्कुल गौ आदमी ये मान के चलो। ठीक है, बहुत ही शरीफ आदमी रहेगा नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से लेकर के 1266 तक क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत पर रूल करेगा। अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करता था। पूरा का पूरा जीवन इसने इस्लाम के अनुसार जिया है और यह कुरान की नकल बनाता था, कुरान की कॉपी बनाता था, और यही वह दिल्ली सल्तनत का शासक है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों,
यहीं से प्रश्न बनता है ये वाला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जो टोपी सिलकर के अपना जीवन व्यतीत करता था। तो आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद, चूंकि देखिए इस्लाम में भी लिखा गया है कि एक व्यक्ति को सादे जीवन को जीना चाहिए, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। हर एक धर्म यही कहता है कि सादा जीवन उच्च विचार की बात करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यह रहता था, ठीक है। कुरान की कॉपी बनाता था और साथ ही साथ टोपी सिलता था और उससे जो आय होती थी अपने जीवन का गुजारा करता था। तो टोपी सिल करके अपने जीवन का यापन करता था। तो सर अगर ये सारे काम कर रहा था तो शासन कौन चला रहा था, गवर्न कौन कर रहा था? क्योंकि भाई साहब तो यहां बिजी हैं, तो शासन कौन चलाएगा? तो शासन उस समय चला रहा था बलबन, और यहीं से उदय होता है गयासुद्दीन बलबन का। बलबन को नाइब ए ममालिकात नाम का एक पद दिया गया था। अब ये पद इंपॉर्टेंट है। देखो, इस पद की शुरुआत हुई थी बहराम शाह के समय से। जब बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, इससे जस्ट पहले, तो बहराम शाह ने एक नए पद को शुरू किया जिसे कहा जाता है नाइब ए ममालिकात। सर ये कौन होता था? तो यह मान के चलिए वजीर की तरह होता था। कौन होता था? वजीर की तरह होता था, लेकिन इसे वजीर से ज्यादा शक्तियां प्रदान थी, वजीर से ज्यादा पावर इसके पास होती थी। एक दो प्रश्न यहां से निकल करके आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न यह बनेगा कि नाइब ए ममालिकात पद की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा बहराम शाह के द्वारा की गई। पहला व्यक्ति जो नाइब ए ममालिकात बना तो आंसर होगा ऐतगीन। ऐतगीन नाम का एक व्यक्ति था, उसे पहली बार नाइब ए ममालिकात के पद पर बनाया गया। दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि बलबन किसके शासनकाल में नाइब ए ममालिकात के पद पर था? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन नाइब ए ममालिकात के पद पर था, जो कि बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती थी। ये मान के चलिए कि अब सुल्तान जो है वो एक प्रकार से रेस्ट इन पीस है, और पूरे के पूरे काम कौन करेगा भैया? तो नाइब ए ममालिकात करेगा। तो 1246 से ही बलबन का रूल दिल्ली पर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बलबन यहां पर रूल करता है, लेकिन होता यह है दोस्तों कि जब बलबन यहां पर शासन करता है तो तुर्क के लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि बलबन खतरनाक आदमी था, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। तो तुर्क के लोग इसका विरोध करते हैं। जैसे ही तुर्क के लोग इसका विरोध करते हैं तो बलबन जो है वो अपनी गद्दी को छोड़ देता है। बलबन क्या करता है? अपने पद को छोड़ देता है, और बलबन के स्थान पर एक भारतीय मुसलमान रेहान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भारतीय मुसलमान रेहान को नाइब ए ममालिकात बनाया जाता है। लेकिन रेहान भी इस पद से हट जाता है और वापस से यहां पर आ जाता है बलबन, और 1266 में नसरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। और जैसे ही इसकी मौत होती है, बलबन अगला सुल्तान बनता है और गुलाम वंश के अंतर्गत ही वह बलबनी वंश की स्थापना करता है, जबकि इल्बरी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद होता है, ठीक है। तो एक बार में चीजों को जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। नसरुद्दीन महमूद, पहला पॉइंट, इल्बरी वंश का अंतिम शासक, ठीक है, लास्ट सुल्तान ऑफ इल्बरी डायनेस्टी, गुलाम वंश के अंतर्गत ही। दूसरा, नायाब ए ममालिकात, कौन था इस समय? तो इसके समय था बलबन। बीच में बलबन को हटा करके रेहान नाम का एक भारतीय मुसलमान नायाब बनेगा, लेकिन रेहान को बाद में हटा करके बलबन खुद अगला नायाब बन जाएगा। तीसरा, यह टोपी सिल करके अपना जीवन गुजारता था। चौथा प्रश्न यह है कि 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है बलबन दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है। बस इतनी बातें याद रखना। अब हम बात करेंगे बलबन के बारे में। किसको डिस्कस करेंगे? बलबन को डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं भैया गयासुद्दीन बलबन की। प्रमुख राजा है दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश के अंतर्गत
3 बड़े राजा हुए हैं। एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शब्द बेहतर होगा। 3 बड़े सुल्तान हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और तीसरा और आखिरी प्रमुख सुल्तान होगा गयासुद्दीन बलबन। आइए जानते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसने 20 साल तक रूल किया। एक्चुअली 40 साल है, क्योंकि वो 1246 से ही रूल करना शुरू कर दिया था, लेकिन 20 साल उसने नायाब के पद पर रह करके कार्य किया और फिर 1266 में फाइनली वो सुल्तान बन जाता है। तो देखिए बलबन का बहुत सारे नाम हैं, उसे बहाउद्दीन बलबन भी कहा जाता है, गयासुद्दीन बलबन भी कहा जाता है, उलूग खां भी कहा जाता है, उलूग खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, उलूग खां, गयासुद्दीन बलबन, बहाउद्दीन बलबन, ये अलग अलग नाम है। यह इल्बरी तुर्क व इल्तुतमिश का गुलाम था। 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन बलबन को खरीदा था। तो जिस प्रकार से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे प्रमुख गुलाम मलिक काफूर को गुजरात की विजय के बाद खरीदा था, उसी प्रकार इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर को जीता, किसे जीता? ग्वालियर को जीता। तो ग्वालियर को जीतने के बाद उसने बलबन को खरीदा था। तो एक प्रश्न यहां से बनकर के तैयार होगा कि बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, अगली चीज, बलबन के प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। तो बलबन का सबसे प्रमुख कार्य जो माना जाता है वह है मेवाती डाकुओं की समाप्ति, और इसके लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन और ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी। देखो, 2 बातें समझना। बलबन के बारे में एक बड़ी बात यह कही जाती है कि बलबन एक बहुत समझदार सुल्तान था। क्यों था समझना, बलबन ने साम्राज्यवाद की नीति को नहीं अपनाया। किसको नहीं अपनाया? बलबन ने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म को नहीं अपनाया। सर, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है दूसरे प्रदेशों को जीतना, दूसरे प्रदेशों को जीतना। ये वाली पॉलिसी उसने नहीं अपनाई। तो सर इसने किया क्या? बलबन ने जो सबसे बड़ा काम किया, इसने दिल्ली सल्तनत को सशक्त बनाया। क्या बनाया? सशक्त बनाया। एम्पावरमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। सर ये कैसे किया? देखो, यह जानता था कि अगर एक जगह को बेहतर बनाना है तो उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज जरूरी है पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। पहली चीज है मनी, और दूसरी चीज है सुरक्षा। ठीक है, यस और नो? अगर मुझे अपने देश को बेहतर बनाना है, हमें अपने प्यारे भारत देश को बेहतर बनाना है, तो हमें अपने लिए नई नई सुरक्षा तकनीकों का इजाफा करना होगा, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा, ताकि देश में शांति रहे। और जब देश में शांति रहेगी तो यहाँ पर ट्रेड होगा, यहाँ के लोगों की उन्नति होगी, और हमारा महान देश और भी महान बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है, और दूसरा है सुरक्षा। तो उसने देखा कि पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा व्यापार से। यस और नो? पैसा कहां से आएगा? ट्रेड करने से आएगा। अब होता यह था कि दिल्ली में, ये दिल्ली हो गया और ये आसपास के इलाके हो गए, तो आसपास के इलाकों से लोग दिल्ली आया करते थे, और इसके लिए बीच में सड़कें बनी हुई थी। तो जब लोग दिल्ली आया करते थे तो बीच में जो मेवाती डाकू हैं वो लोगों को लूट लिया करते थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था? व्यापार का नुकसान हो रहा था, और अगर व्यापार का नुकसान होगा तो राजस्व का नुकसान होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा कि नहीं होगा? तो रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा था। तो सबसे पहले बलबन ने क्या किया? ये जो मेवाती डाकू हैं इनको खत्म किया। इसके लिए उन्होंने लौह और रक्त की नीति को अपनाया, आयरन और ब्लड की पॉलिसी को अपनाया। सर आयरन ब्लड पॉलिसी मतलब सीधी बात यह है कि अगर ये डाकू मिले तो इनको खत्म करना है। अब होता यह था कि पुराने राजा क्या करते थे, यहां तक आए और यहां जंगल होते थे, इस पूरे इलाके में क्या थे? जंगल थे। तो जंगलों में वो चले जाते थे और उनको छोड़ देते थे। बलबन ने यह कहा इनका पीछा करो, ये कहां तक जा रहे हैं, जहां तक जा रहे हैं इनको पकड़ के लाओ और इनको मार दो। तो लौह और रक्त की नीति का पालन किया। दूसरा, सुरक्षा के लिए उसने 2 काम किए। सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम किया गुप्तचर व्यवस्था।
बहुत अच्छी गुप्तचर व्यवस्था बनाई, बहुत ही अच्छा एक प्रकार से इसने स्पाई सिस्टम बनाया। और दूसरा, इसने सैन्य विभाग की स्थापना की, इसने आर्मी डिपार्टमेंट को बनाया। और तीसरा काम, इसने बहुत ज्यादा अनुशासन रखा, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रखा। कहा जाता है कि बलबन के दरबार में ना तो किसी को हंसने की अनुमति थी, ना शराब पीने की अनुमति थी, ना जुआ खेलने की अनुमति थी। सारे काम बहुत सिंपलिसिटी से हुआ करते थे। तो बलबन लगभग हर एक चीज पे कंट्रोल करता था। और एक और बड़ा काम जो बलबन ने किया दोस्तों, वह है राजत्व का देवीय सिद्धांत। ठीक है, राजत्व का देवीय सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ डिवाइन किंगशिप, फिलॉसफी ऑफ डिवाइन किंगशिप। सर, डिवाइन किंगशिप का मतलब क्या होता है? आपको याद है जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो कनिष्क के बारे में पढ़ते हुए हमने ये कहा था कि कनिष्क जो है उसने देवपुत्र की उपाधि ली थी, और ये उनको चीन से शिक्षा मिली थी। चीन में जो राजा होते थे वो देवताओं के नाम अपने आगे लगाते थे, और उनका कहना यह था कि देखिए साहब, हमें भगवान ने यहां पर भेजा है और हम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम ईश्वर के क्या है, रिप्रेजेंटेटर हैं। ठीक है, ये बात, यही बात चीन से ईरान इराक पहुंच गई, मध्य एशिया वाले इलाके में पहुंच गई। और बलबन भी मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ था। तो बलबन ने भी देवीय राजत्व के सिद्धांत का उपयोग किया, डिवाइन किंगशिप फिलॉसफी का यूज किया, और उसने अपने आप को यह दिखाया कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं। तो अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे, इसका मतलब तुम अल्लाह का अनादर कर रहे हो, तुम भगवान का सम्मान नहीं कर रहे हो। तो उसने सिजदा और पैबोस जैसे सिस्टम चलाए कि जब आप दरबार में आओगे तो आपको माथा टेकना पड़ेगा एक प्रकार से। तो सिजदा और पैबोस नाम का जो कल्चर है वह उसने अपने दरबार में शुरू कराया। तो ये बलबन के काम है। वह लौह और रक्त की नीति चला रहा है, मेवाती डाकुओं को खत्म कर रहा है, सैन्य विभाग की स्थापना कर रहा है, गुप्तचर व्यवस्था शुरू कर रहा है। सिजदा और पैबोस जो कि बलबन के देवीय सिद्धांत का हिस्सा है, जो कि बलबन की डिवाइन किंगशिप का पार्ट है, उसको भी वो शुरू कर रहा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम होंगे। और नवरोज नाम का एक त्योहार भी उसने शुरू किया था। आइए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बलबन का राजत्व सिद्धांत ईरानी शासकों से प्रभावित था। फारसी शासक ईरानी शासकों से प्रभावित था। तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं भूल गया था। तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति कर दी गई। इल्तुतमिश ने जो 40 सरदारों का समूह बनाया था उसको खत्म कर दिया। सर, उसको खत्म क्यों किया? देखो, बलबन जो है वो एक शानदार आदमी था और वो शुरू से अमीरों के ग्रुप का हिस्सा रहा था। तो वो जानता था कि ये जो 40 सरदार हैं ये क्या करते हैं, यही सुल्तान को काम नहीं करने देते हैं और यही तख्ता पलट भी करवाते हैं और यही लोग सुल्तान को अलग करेंगे। तो सबसे पहला काम, तुर्कान ए चहलगानी को खत्म कर दो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था। गुप्तचर को कहा जाता था वरीद ए मुमालिक, और दीवान ए अर्ज नाम का एक सैन्य विभाग भी उसने बनाया था। नवरोज त्योहार को आरंभ किया था और सीरी नामक एक नगर बसाया था। ठीक है, दूसरे फैक्ट याद रखें कि बलबन के समय अमीर खुसरो और अमीर हसन नाम के दो महान विद्वान रहते थे। 1286 में बलबन की मृत्यु होती है और आखिरी शासक जो होता है गुलाम वंश का, वो कैमुर्श होता है। अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों सारी बातें हमने खत्म कर ली गुलाम वंश के बारे में। तो ये था हमारा गुलाम वंश और आखिरी में हमने चर्चा कर ली बलबन। याद रखना, दीवान ए अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। नवरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त बलबन ने किया था। गुप्तचर के लिए वरीद ए मुमालिक का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने बलबन और गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। राजत्व सिद्धांत के बारे में कुछ बातें हैं, या पढ़ लीजिएगा। सिजदा का मतलब है घुटनों पर बैठ के सर झुकाना, पैबोश का मतलब है पैरों को चूमना। ठीक है, ये चीजें भी यहाँ पर बलबन ने शुरू की थी।